हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगा, मस्त होगे। तो जैसा कि आप सभी ने शॉर्ट वीडियो में देख ही लिया था, हमने हमारा नया स्टूडियो सेटअप किया है। तो कैसा लगा अभी स्टूडियो सेटअप देखकर बताना। पहले थोड़ा मतलब डिफरेंट था, आज थोड़ा सा इसका सेटअप किया है। तो एक दो दिन थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम रहेगी, तो धीरे धीरे चीजें सारी सेपरेट हो जाएंगी। अभी टाइम लगेगा, एक दो दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद में सारी चीजें सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है। तो अपना क्या हुआ कि एक क्लास डिले हो गई है, वो मैंने अपलोड तो कर दिया, लेकिन वो क्लास है ना अपलोड हो नहीं पा रही, इसलिए मैंने सीरीज में बनाई थी क्लासेस। तो वो अपनी पिछली क्लास जो एनिलिडा की थी, वो क्लास आपको एक या दो दिन में मिल जाएगी। हो सकता है आज ही अपलोड हो जाए, कल हो जाए। वो प्रीमियम में चल रही थी लेकिन अपलोड नहीं हो पाई, क्योंकि कोई टेक्निकल इश्यू था, उसकी वजह से नहीं हो पाई। हाँ, मैंने क्लास बना दी है, अपलोडिंग में भी लगा दी, लेकिन वो अभी यूट्यूब पर आई नहीं है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना। अगला टॉपिक है अपना ऑर्थोपोडा। कौन सा टॉपिक है? ऑर्थोपोडा। मैंने आपको बताया था कि सबसे सारा खेल किसका है? सारा खेल है प्यारे बच्चों शब्दों का। किसका? शब्दों का। रवि सर आपको डेली समझाते हैं संधि वाला टॉपिक ना। तो हमें भी आज यहां पर संधि लगानी है, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, ठीक है। अब इसको शब्दों को तोड़ो। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? सर ऑर्थो का मतलब तो अस्थि होता है। क्या होता है? अस्थि। ठीक है, या अस्थि, ठीक है, या हड्डी बोल देते हो आप, है ना। उसके बाद में पोडा। पोडा का अर्थ होता है तेरे बच्चों पैर। क्या होता है? पैर। ठीक है, और पैर हो गया। वैसे इसका मतलब होता है संयुक्त उपांग। सीधा डायरेक्ट ऑर्थोपोडा का मतलब देखे तो संयुक्त उपांग, लेकिन मैं आपको याद करने के लिए समझा रहा हूं ये शब्द। अब पोडा, अब बागड़ी भाषा में बोलते हैं, या नॉर्मली पिड्डा देखा है आपने, पिड्डा। तो उसके जो पैर होते हैं उसको अपने पोडा बोल देते हैं ना, तो उसी प्रकार से। तो अस्थि पैर। मोटी मोटी बात यह है कि इसमें वे जंतु आते हैं जिनके पैरों में जॉइंट्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे पैरों में भी जॉइंट्स पाए जा रहे हैं, संधियां पाई जाती हैं। तो आप इसका एक नाम और लिख सकते हो, संधियुक्त पाद। संधियुक्त पाद, संधियुक्त पाद, ये भी होता है। अब आपको यह समझ में आ गया कि हमें उन जंतुओं के बारे में पढ़ना है जिनके पैरों में क्या पाई जाती है? संधियां पाई जाती है या जोड़ पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं आगे। सबसे पहले इसका शब्द प्रयोग किसने किया था? तो शब्द प्रयोग जो किया था वो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वॉन सीवोल्ड। क्या नाम था? वॉन सीवोल्ड उनका नाम था। कब? 1845 में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1845 में। इन्होंने इसका मतलब बताया था संयुक्त उपांग। शब्द प्रयोग संयुक्त उपांग। अब आपको सारी बातें इंपॉर्टेंट है और सारी बातें ही नोट करनी है, क्योंकि मैंने सारी बातें लिखी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं लिखा। तो यह जो ऑर्थोपोडा है ना, ये जंतु जगत का लगभग सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ यही है। मतलब इस बात का क्या है? सबसे बड़ा संघ, इस बात का क्या मतलब है? सबसे बड़ा संघ का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि लगभग इसके अंदर पूरे जंतु जगत की 2/3, कितनी? 2/3 जंतु इसी में पाए जाते हैं। कितने? 2/3। कहीं पर आपको 60 से 70% भी मिल सकता है और कहीं 70 से 80%, लेकिन आप 2/3 याद रखो। ठीक है, कितना? 2/3 लगभग इसी के अंदर पाई जाती है। यानी कि पूरे जंतु जगत का 2/3 तो ऑर्थोपोडा है, बाकी बचा हुआ 1/3 अन्य है। देखो इतने ज्यादा। ठीक है, 10 लाख जंतुओं का अभी तक इसके अंतर्गत वर्गीकरण है। कितने? 10 लाख जंतुओं का अभी तक ज्ञात है। 10 लाख तो ठीक है, 10 लाख जंतुओं का इसके अंतर्गत वर्गीकरण है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब ये पाए कहां जाते हैं? कौन? ऑर्थोपोड्स। ये पर्वत की ऊंचाइयों से लेकर, यानी कि पर्वत आपने देखे होंगे, पहाड़ पर्वत, पर्वत की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की 8 किलोमीटर की गहराइयों तक पाए जाते हैं। यानी कि सबसे टॉप पॉइंट समुद्र हो गया, उसके बाद में समुद्र की गहराई तक। अब इतनी यहां से लेकर जितनी भी अपने इसको एरिया होता है वो सारे को ये कवर करते हैं। तो ठीक है, यानी कि सभी स्थानों पर लगभग ये पाए जाते हैं। फिर दूसरी बात, ये जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं और वायु में भी पाए जाते हैं। यानी कि सभी स्थानों पर ये पाए जाते हैं। कौन? ऑर्थोपोडस। ये तो है इनकी बेसिक बातें। अब अपने को कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। तो इसकी सममिति कैसी होती है? तो सममिति होती है द्विपार्श्वीय। सममिति कैसी होती है? द्विपार्श्वीय। अब आपको कहोगे सर द्विपार्श्वीय सममिति क्या होती है? मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं प्यारे बच्चों द्विपार्श्वीय सममिति के बारे में।
तो ये बार बार बताने वाली बातें तो है नहीं, आप जानते ही हो द्विपार्श्वीय सममिति क्या होती है ना, तो कोई नई बात नहीं है। आगे, इनका शरीर खंड युक्त, कौन सा? खंड युक्त, यानी कि खंडों में इनका शरीर बटा होता है, खंड युक्त इनका शरीर होता है। और क्या होता है? त्रिस्तरीय। कैसा? त्रिस्तरीय या त्रिकोरकी, त्रिस्तरीय या त्रिकोरकी, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों इसमें पाए जाते हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों ही इसमें पाए जाते हैं। अगली बात, सिर जो इनका शरीर होता है ना, वो किसमें बटा होता है? सिर में, वक्ष में और उदर में। शरीर इसका होता है 3 भागों में विभक्त, सिर, वक्ष और उदर, ये 3 भागों में इनका शरीर बटा होता है। कभी कभी क्या होता है, रेयर केसेस में होता है कि सिर और वक्ष दोनों आपस में जुड़कर सिरोवक्ष का निर्माण करते हैं। किसका? सिरोवक्ष का निर्माण कर देते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है कि सिरोवक्ष क्या होता है। तो कभी कभी ये जंतु सिर और वक्ष आपस में जुड़ जाते हैं और इसे बोलते हैं सिरोवक्ष। अगली बात, कंकाल होता है, बाह्य कंकाल होता है काइटिन से बना। बाह्य कंकाल किससे बना होता है? तो ये आपको याद रखना है, काइटिन से बना होता है। काइटिन की एक बात और बता दो भैया, अगर आपको ध्यान में है तो सर हमें पता है कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, बस सारी चीजें आपको पता ही है। देह गुहा, तो देह गुहा जो होती है वो एक प्रकार की रुधिर गुहा होती है। रुधिर गुहा होती है जो रक्त वाहिनियों से मिलकर बनी होती है। देह गुहा होती है वो एक रुधिर गुहा होती है जो रक्त वाहिनियों से मिलकर बनी होती है। आगे देखते हैं, आहारनाल होती है इनकी पूर्ण। आहारनाल पूर्ण होती है। मुख पर कुछ अंग पाए जाते हैं, इनके मुंह पर ना कुछ अंग पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं मुख अंग, ठीक है, जो आवश्यकता अनुसार अनुकूलित होते हैं। जब इनको जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, तब उनके अनुसार ये बनते रहते हैं। अब जैसे कुछ जीव होते हैं जो चूसने का काम करते हैं खून को, तो वो उस आधार पे चूषक के रूप में हो गए, कुछ चबाने का तो जबड़े हो गए, कुछ चिपकने का तो संस्पर्शक हो गए। उस प्रकार से ये आवश्यकता अनुसार इनके मुख पर कुछ मुखांग पाए जाते हैं जो आवश्यकता अनुसार अनुकूलित होते हैं, जो चबाने, चिपकने, रक्त चूसने वगैरह वगैरह का अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है सर। पेशीय तंत्र विकसित होता है, आगे पढ़ेंगे पेशीय तंत्र क्या होता है, ठीक है। फिर रक्त परिसंचरण पाया जाता है इनमें खुला, यानी कि रक्त परिसंचरण खुला पाया जाता है। हृदय होता है लंबा व संकोचनशील। रक्त परिसंचरण खुला होता है तो रक्त वाहिनी इसमें रक्त है तो रक्त वाहिनी में प्रवाहित नहीं होगा, खुला प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। हृदय कैसा होता है? लंबा होता है और संकोचनशील होता है। संकोचनशील का मतलब फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, इस तरह से ये चीजें चलती रहती है। श्वसन होता है। श्वसन कैसे होता है? तो अब ये जल में भी पाए जा रहे हैं, स्थल में भी पाए जा रहे हैं। तो जल में अगर इनको श्वसन की जरूरत पड़ती है तो ये करते हैं श्वसन किसके द्वारा? क्लोम्स के द्वारा। और किसके द्वारा? जलीय जीव जो होंगे, जल में रहने वाले जो जंतु होंगे वो तो क्लोम के द्वारा श्वसन करेंगे, और जो स्थल में रहने वाले होते हैं वो श्वसन श्वसनिकाओं और फुफ्फुस के द्वारा, श्वसन श्वसनिकाओं और फुफ्फुस द्वारा। बस कोई नई बात नहीं है कि श्वसन जलीय जीव क्लोम द्वारा, स्थलीय जीव श्वसन श्वसनिकाओं व फुफ्फुस द्वारा। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो उत्सर्जन याद रखना है मैलपीगी नलिकाओं के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट बात है। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो उत्सर्जन होता है मैलपीगी नलिकाओं के द्वारा। तंत्रिका तंत्र भी पूर्ण विकसित होता है, देख ही चुके हैं। ये एक लिंगी होते हैं, मतलब इनमें नर व मादा अलग अलग पाए जाते हैं। नर व मादा अलग अलग, एक लिंगी का मतलब होता है नर व मादा अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। निषेचन होता है, बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है। निषेचन कैसा होता है? बाह्य निषेचन भी होता है और आंतरिक निषेचन भी होता है, कोई नई बात नहीं है। जीवन चक्र में लार्वावस्था पाई जाती है। जीवन चक्र में लार्वावस्था आती है, फिर वो लार्वावस्था परिवर्तित होकर नए जीव का निर्माण कर लेती है, बस। अब एग्जाम्पल सारे जानते हो आप, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतने एग्जाम्पल आप जानते हो। कौन कौन सा? ट्राइऑर्थस, ट्राइऑर्थस, लिम्यूलस, इसे जीवित जीवाश्म बोलते हैं, जीवित जीवाश्म, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में बिच्छू, मकड़ियां, तिलनी, टिक्नोगोनस, निफॉन्स, झिंगा, केकड़ा, क्रेफिश, तिलचट्टा। तिलचट्टा प्यारे बच्चों कंफ्यूज मत होना, कॉकरोच को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कॉकरोच को। किसको बोलते हैं? कॉकरोच को। तिलचट्टा कॉकरोच को बोलते हैं भाई, कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
उसके बाद में मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, कण खजूरा, ये सारे इसके नाम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया भी आर्थ्रोपोडा में क्या बात होती है, तो बाकी आप सारी रेगुलरली पढ़ते आ रहे हो तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये तो सारी बातें आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, यहां पर ये संघ अपना होता है कंप्लीट। कल अपने इसके बारे में अगले संघ के बारे में देखेंगे। मुझे इसमें कुछ नई चीज बताने वाली नहीं लगी तो ज्यादा वो है नहीं, मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, तो चलो फिर भी एक बार रिपीट मार लेते हैं ना। शब्द प्रयोग, कौन सी वर्ड, संयुक्त उपांग, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, 10 लाख प्रजातियां, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। समिति द्विपार्श्विक होती है, शरीर खंड युक्त व त्रिस्तरीय होता है, काइटिन से बना कंकाल होता है, रुधिर गुहा होती है, आहार नाल पूर्ण होती है, पेशीय तंत्र होता है, खुला रक्त संचरण होता है, श्वसन क्लोम व श्वसन उत्सर्जन, मैलपेगी नलिकाओं, एक लिंगी होते हैं, जीवन चक्र में नर्व अवस्था पाई जाती है। बस इतनी सी बातें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये होता है अपना ऑर्थोपोडा कंप्लीट। उसके बारे में कल अपने पढ़ेंगे नया संघ के बारे में, एक नया संघ उठाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। हमारा स्टूडियो सेटअप कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।